अब मैं प्रोफेसर शशि शेखर सिंह के पास आती हूँ कि प्रोफेसर सिंह, कल शीला दीक्षित को भी याद किया। शीला दीक्षित के समय के जो विकास कार्य थे उनके बारे में भी राहुल गांधी ने बात की। आपको लग रहा है कि जो शीला दीक्षित का नैरेटिव प्लस जो केजरीवाल और मोदी को एक ही तराजू में नापना, ये एक टैक्टिकल स्ट्रेटजी कांग्रेस की है जो कि वाकई में बीजेपी और केजरीवाल दोनों को डेंट करेगी इस बार दिल्ली में? जी प्रोफेसर सिंह। जी नमस्कार। नहीं, ये बात तो सत्य है कि जो 15 साल शीला दीक्षित जी के थे, अब उसकी तुलना लोग ज्यादा करने लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है, अतीत की याद आपको तब ज्यादा आती है जब आपके वर्तमान उसी सुनहरे सपने या सुनहरे दिन जैसे नहीं होते हैं। कैसे अच्छे दिन की हवा निकल गई थी, क्योंकि तब मनमोहन सिंह की याद आने लगी कि मनमोहन सिंह का 10 साल का कार्यकाल क्या था। तो इसलिए शीला दीक्षित की अब लोगों को याद तो आ रही है कि 15 साल जो थे दिल्ली में, वो 15 साल में जो भी विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए, बहुत सारे आप जानते हैं कि कैसे फ्लाईओवर्स बने और ये सारी, तो ये यादें तो उनको आने लगी। यहाँ तक कि दिल्ली विश्वविद्यालय में भी जो है 15 साल में कभी जो 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 स्टेट फंडेड, आई मीन दिल्ली सरकार फंडेड कॉलेजेस हैं 12, 16 और भी हैं, लेकिन वो 5% हैं। तो वहां भी अब विद्यार्थियों को, टीचर्स को ये तो समझ में आने लगा कि आखिरकार उन्हें ग्रांट्स की अब प्रॉब्लम क्यों हो रही है, दिल्ली सरकार से लगातार उनको फंडिंग क्यों नहीं मिलती है टाइम पे, और इसके कारण जो है सैलरी भी डिले होता है और तमाम सारे। तो ये वहां भी लोग अब कोट करने लगे कि वो उन 15 वर्षों में तो कोई परेशानी नहीं हुई, अब क्यों हो रही है, क्यों दिल्ली सरकार की तरफ से जो है फंडिंग टाइम पे नहीं आती है, ग्रांट्स टाइम पे नहीं आते हैं। तो ये लोग अब तुलना तो करने लगे हैं। इसलिए अगर कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया कि शीला दीक्षित के 15 वर्षों के कार्यकाल को दिल्ली वासी याद कर लें, तो जो बहुत से, देखिए दिल्ली एक राजधानी है और देश के कोने कोने से यहाँ लोग आ भी जाते हैं, जिसको हम कई बार जो है वो प्रवासी बन करके आते हैं, माइग्रेट करके। और तो बहुतों ने तो वो नहीं देखा जो बाद में आए शीला दीक्षित के कार्यकाल के बाद, यानी 2013 के बाद जो आए हैं, तो उन्होंने, बहुतों ने तो शीला दीक्षित के कार्यकाल को उस रूप में नहीं देखा है। लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें भी लगने लगा कि भाई ये इतने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने, लोग तो कह रहे हैं कि ये शीला दीक्षित के कार्यकाल में बहुत बने थे। तो वैसी स्थिति में जो कहीं ना कहीं शीला दीक्षित की प्रासंगिकता, उनकी जो रेलेवेंस है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तो कांग्रेस ने अगर इस बात को बहुत पूरी गंभीरता के साथ उठाने की कोशिश की है जनता के बीच में, तो वो जो दिल्ली में पहले से मौजूद जनता थी, उसकी मेमोरी को जो है वो कहीं ना कहीं जो है रिवाइव करेगा कि हाँ यस, ये तो ठीक कह रहे हैं। और दूसरे जो नए लोग आए हैं, जो दिल्ली में अब मतदाता बन गए हैं, जो बाहर से आए देश के विभिन्न राज्यों से, उनको भी लगेगा अच्छा, तो शीला दीक्षित के कार्यकाल में जो है इतना काम हुआ था, ये जो हम देख रहे हैं बहुत कुछ, ये इसमें तो बहुत बड़ा योगदान जो है शीला दीक्षित के 15 वर्षों का है। तो उनकी मेमोरी में जो है नहीं, बल्कि उनकी एकदम ताजी जो है वो मेमोरी में वो आ जाएगा को ये उनकी वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल। और एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली भी जो है मैं मानता हूं कि पॉलिटिकली ये बहुत करेक्ट है टू एड्रेस द पीपल रिगार्डिंग दी डेवलपमेंट जो शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुआ। दूसरा जो सवाल है, देखिए मैं अभी भी मानता हूं कि उन्होंने जो दोनों, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी लगभग 13 से, जो पहली बार जब वो 28 सीट जीत करके आए, फिर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी, आउटसाइड सपोर्ट 8 कांग्रेस के मेंबर से, और कांग्रेस के पास जो है लगा कि चलो आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए। यद्यपि आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित की कितनी आलोचना की, जेल भिजवाने की बातें, भ्रष्टाचार के इतने सारे आरोप, लेकिन कांग्रेस ने फिर भी जस्ट टू स्टॉप बीजेपी टू फॉर्म ए गवर्नमेंट इन दिल्ली, यानी कम से कम बीजेपी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी या संघ की राजनीति को कांग्रेस किसी भी स्थिति में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। भले वो आम आदमी पार्टी को जो है आउटसाइड सपोर्ट देकर के सरकार बनाने के लिए तैयार हुए, क्यों? अगर वो नहीं करते, ऐसा हो सकता था कि बीजेपी सरकार जो उस समय बना लेती, क्योंकि 32 सीट उनके पास थे, तो 35 में 36 चाहिए था। तो इसलिए कांग्रेस ने उस समय भी इस बात को ध्यान में रखा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इस देश के हित में नहीं है, तो दिल्ली के भी हित में नहीं है, तो किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार नहीं बना पाए। इसका मतलब ये आइडियोलॉजिकल है। भारतीय जनता पार्टी को अगर इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर कोई वैचारिक चुनौती मिल सकती है,
तो वो चुनौती तो कांग्रेस से ही मिल सकती है। और कांग्रेस का एक कंसिस्टेंट पोजीशन रहा है, चाहे वो सांप्रदायिकता का मामला, ठीक है आरोप लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी या उसके पहले जनसंघ और तमाम कुछ पार्टियों ने यह आरोप लगाया माइनॉरिटी को अपीच करने की, वो जो कहते हैं ना कि संतुष्टिकरण की नीति वगैरह, बट वो सारी बातें उतने मायने नहीं रखते हैं। कांग्रेस ने हमेशा, वो चाहे अल्पसंख्यक हो, दलित हो, आदिवासी हो और समाज के, कोशिश की उनकी। तो वैचारिक रूप से जो भारतीय जनता पार्टी और संघ को चुनौती है, तो आप ये भी देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप अगर सबसे ज्यादा, मतलब जिसको कहते हैं तीखा हमला लगातार वो करते हैं, वो कांग्रेस पे करते हैं, कांग्रेस की लीडरशिप पे करते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई और लीडरशिप हो, लेकिन वो हमला उस पर करते हैं क्योंकि डर भी उन्हीं से है, क्योंकि डर उनसे है कि वो वैचारिक चुनौती उनको देने की स्थिति में। फिर अभी रिसेंट जो आप देख रहे हैं अदानी का जो मुद्दा है, किस प्रकार से कॉर्पोरेट के हाथों में, और खास करके ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म है जिसमें कि लगभग भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए वो राइटिस्ट पार्टियां हमेशा प्रो कैपिटल होती हैं और तमाम सारी, ये तो कोई नई बात नहीं है, निजीकरण के पक्ष में होती है। हालांकि लिबरलाइजेशन पॉलिसी तो कांग्रेस के समय में प्रारंभ हो गया था, 91 वाला जो पार्ट है उसकी हम लोगों ने बहुत आलोचना भी की उस समय, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस वैचारिक दृष्टि से, अगर आप याद कीजिएगा नेहरू के जमाने से लेकर के और तमाम जो है उसकी आजादी के, तो वहां सोशलिस्ट एलिमेंट भी था बहुत स्ट्रांग, इसीलिए लगातार जो है पब्लिक सेक्टर को मजबूत किया गया और प्राइवेट सेक्टर को को एग्जिस्टेंस वाली जो बात है, मिश्रित व्यवस्था, लेकिन इसके बावजूद पब्लिक सेक्टर का महत्व था। लिबरलाइजेशन के बाद पॉलिसी रिवर्स जरूर हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ तो शुरू से जब वो प्रो कैपिटल रही है, निजीकरण के हिमायती रही है, पब्लिक सेक्टर को बेच दो, पब्लिक सेक्टर नहीं होना चाहिए, तो ये अर्थव्यवस्था को लेकर, और इसमें मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर, गरीबों का, आदिवासियों का, तमाम का जो मार्जिनलाइजेशन होगा वो बहुत साफ दिखता था और वो दिख भी रहा है। देख लीजिए कच्चे दिन किन के आए, अदानी के, अंबानी के, और तमाम तरह के बैंक के लोन किसके माफ किए जा रहे हैं, किसानों के साथ क्या सलूक भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देख। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने वैचारिक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा को तो चुनौती वो दे ही रहे हैं और वही दे भी सकते हैं, आई टेल यू। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तो कोई विचारधारा है ही नहीं। ये होता है ना कि एक टेम्परेरी जो है स्ट्रेटेजिक जो है पोजीशन ले लीजिए, कुछ सरकार की तरफ से जनता के लिए कुछ घोषणाएं कर दीजिए, ये कर देंगे वो कर देंगे, और उसके बाद जो है वो फिर सरकार बनाने में कामयाब भी हुए। तो ये वैचारिक लड़ाई आम आदमी पार्टी तो लड़ ही नहीं सकती है, क्योंकि वैचारिक लड़ाई लड़ने के लिए विचारधारा ही नहीं है। अगर विचारधारा नहीं है तो किसी दूसरे विचारधारा को, जो विचारधारा इस देश और समाज और सर्व धर्म संभाव की राजनीति और संविधान के अनुकूल नहीं है, उसको आप क्या चुनौती देंगे? तो आप यही मुद्दे उठाएंगे। आपको अगर फायदा हो रहा होगा सरकार से तो आप सरकार की तारीफ भी करने लगेंगे। क्या किसानों के मुद्दे पे उनकी स्थिति रही? क्या जो है वो दिल्ली में जो दंगा हुआ उसमें आम आदमी पार्टी ने क्या किया? जो दंगाग्रस्त क्षेत्रों में मुसलमानों की रक्षा, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। आप देखेंगे कि जो सीए के मामले पे जो है वो चल रहा था, उस पर क्या भूमिका उनकी रही? कहीं भी कोई क्लैरिटी नहीं रही कि किस प्रकार से जो है एक वैचारिक भारत के संविधान के अनुकूल विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों के बीच में कोई टकराव नहीं हो और एक बहुमतवादी भारतीय राजनीति का निर्माण नहीं हो। तो क्या उन्होंने कभी इस बात को खुल करके कहा? क्या नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि वैचारिक रूप से आप भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने में या संघ की विचारधारा को चुनौती देने में तो सक्षम ही नहीं है, क्योंकि विचार ही नहीं है। और उसके बावजूद आप जो है जातीयगत जनगणना का जो सवाल ये लगातार अब उठा रहे हैं, ठीक है, प्रारंभ में कांग्रेस ने भी इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन राहुल गांधी ने बाद में उन्हें लगा कि सामाजिक न्याय के लिए जो है ये बहुत जरूरी है जातिगत जनगणना। और एक तरफ ये देखिए, अरे जनगणना ही भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रही है, जातिगत जनगणना का तो सवाल ही 21 में जो होना चाहिए 2021 में, वो जनगणना भी नहीं करा रही है। यानी कि सरकार एकदम अक्षम है, इस देश में जनगणना नहीं करा रही है, और कराने की उनकी क्षमता नहीं है। तभी तो बस चुनाव करा लेते हैं और चुनाव आयोग की जो है वो बिल्कुल समर्थन से जो चुनाव जीत जाते हैं। तो उनकी तो सिर्फ इतनी ही है, सत्ता में आने के लिए तमाम नुस्खे वो ढूंढते हैं। ऐसी राजनीति है। ऐसी राजनीति देश के और समाज के कमजोर वर्गों के लिए और अल्पसंख्यक या महिलाओं के लिए नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा का आप सवाल देखिए। आप बस में आम आदमी पार्टी ने जरूर जो है फ्री कर दिया महिलाओं के लिए, लेकिन महिला के सुरक्षा के लिए वो क्या कहेंगे? अरे हमारे पास तो पुलिस नहीं है,
अरे तुम्हारे पास पुलिस होती भी तो तुम क्या करती, क्योंकि तुम्हें विचार तो चाहिए ना। इसीलिए ये सवाल है जो राहुल गांधी ने दोनों पार्टियों को जो कहा है और घेरा है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यही विचार है जो एक विचारहीन पार्टी को और एक बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, बहुत ही खतरनाक विचारधारा को चुनौती देने वाली पार्टी है, जिसमें जातिगत जनगणना का सवाल या अडानी का सवाल, और इसमें कंसिस्टेंसी अब आ रही है। एकदम कांग्रेस के पास कंसिस्टेंसी है और उन्होंने सही किया। हालांकि मैं अभी मानता हूं कि अगर परिस्थिति ये आ जाए, सपोज कीजिए मान लिया किसी कारण से एक हंग असेंबली बन जाए और आम आदमी पार्टी के पास सीट ज्यादा हो और कांग्रेस आदमी के पास जो है कुछ इतनी संख्या हो जिसके कारण सरकार बन सकती है, एक मिलीजुली सरकार, तो उस समय कांग्रेस फिर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को समर्थन दे सकती है। क्यों? जब आप एक बड़ी विचारधारा को लेकर के चलते हैं तो छोटी छोटी चीजों को जो है आप इग्नोर कर देते हैं, तो आम आदमी पार्टी को वो फिर समर्थन दे सकते हैं। लेकिन यह भी तय है कि सीलमपुर से जिस प्रकार से उस दंगाग्रस्त क्षेत्र से राहुल गांधी ने विधानसभा के चुनाव की जो है घोषणा में बिगुल बजाया है, तो मुझे लगता है वो बहुत सही और एक संदेश है वो, कि देश के अल्पसंख्यकों के लिए एक संदेश है कि सत्ता मिले या ना मिले, पार्टी जीते या ना जीते, लेकिन जो हमारी जो भी वैचारिक पूंजी है हम उसको बनाए रखेंगे। इसलिए मैं मानता हूं इन तमाम मुद्दों पर पूरी क्लैरिटी के साथ उन्होंने दोनों पार्टियों को घेरा है, और मुझे लगता है कि अगर इस देश की दिल्ली की जनता को इस बात को समझ में आए, शीला दीक्षित से लेकर के तमाम जो वैचारिक मुद्दे हैं, तो उस पे वो फैसला करें तो शायद उनके हित में है। धन्यवाद। अब मैं अंतिम कमेंट्स प्रोफेसर एसएसपी सिंह और विवेक से लूंगी। प्रोफेसर सिंह, क्या कहेंगे दिल्ली के इस बैटल ऑफ दिल्ली में, और कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक ये संदेश दिया कि हम दिल्ली के गुफा में घुसकर अरविंद केजरीवाल और बीजेपी दोनों को ध्वस्त करेंगे, क्या ये मैसेज कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गया है? क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता कल री एनर्जाइज हुआ है एक बार राहुल गांधी के इस भाषण से? देखिए, ऐसा है कि एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जहां तक सोशलिस्टिक बात जो विवेक जी ने की, ये तो बहुत पहले छोड़ दिया। आप अगर 1980s के बाद देखेंगे तो उसके बाद कांग्रेस का जो सोशलिस्टिक जो वो प्रयास था अर्थव्यवस्था को कैसे बदल करके जो है पब्लिक सेक्टर और तमाम वर्किंग क्लास, और ये तो बहुत पहले त्याग दिया। और लिबरलाइजेशन के बाद तो लिबरलाइजेशन के बाद जो 91 ऑनवर्ड्स, ये तो तमाम पार्टियां जो भी उसके बाद पार्टियां आई हैं, उन्होंने समाजवादी विकास के रास्तों को त्याग दिया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ कॉर्पोरेट अगर किस समय में ज्यादा जो है वो लाभ उठा रहे हैं तो वो एक डिफरेंस कर सकते हैं, बट आज ये बातें हम करें और कुछ प्रो पुअर के नाम पे जो आप कुछ कर रहे हैं, चाहे वो कोई पार्टी करे, मान लिया कि अगर आप क्या कहेंगे कि 5 किलो अनाज अगर मोदी दे रहे हैं गरीबों को तो समाजवादी दृष्टि है क्या? वो तो भाई प्रो पुअर, आप जो है पुअर्स के वोट लेने के लिए उनको ठगने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरत तो इस बात की है कि देश में अर्थव्यवस्था का चरित्र बदले, जो समाज के कमजोर वर्गों के हितों के अनुकूल हो, अधिक रोजगार पैदा हो, जिनके पास रोजगार होगा उनको 5 किलो अनाज या फ्री बिजली या पानी की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैं इसको सिर्फ प्रो पुअर मान सकता हूं, लेकिन ये किसी भी दृष्टि से समाजवादी अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में कोई कदम नहीं है। ये तमाम जो हैं पूंजीपतियों से पोषित जो अर्थव्यवस्था विकसित हुए उसी का हिस्सा है। बट सवाल यह है इसी व्यवस्था के अंदर कौन पार्टी क्या कर रही है, कितना वो जो है प्रो पुअर हो रही है, कितना देश की सांप्रदायिक सद्भावना को बनाए रखने की। अरे देश बचेगा तब ना गरीब भी बचेंगे, या जो भी आप उसका विकास करेंगे। ये देश ही अगर खंडित हो जाए, मान लिया आप जो है समाज के जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको अगर जो है वो आप समाज में समानता का अधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार नहीं देंगे तो क्या होगी। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस की आर्थिक नीतियों पे बहुत डिबेट हम कर सकते हैं, अभी भी डिबेट कर सकते हैं, बहुत नीतियों से हम बहुत एग्री भी नहीं है, लेकिन हमारी चिंता यह भी है कि देश कैसे बचाओगे, संविधान कैसे बचाओगे, जनतंत्र कैसे बचाओगे, और साथ ही साथ जो है एक सांप्रदायिक सद्भाव और प्रत्येक नागरिक ये महसूस करे कि वो देश के संविधान के द्वारा सुरक्षित है और उसको दिए गए। कुछ कहना चाह रही है अनुमा जी, कुछ कहना चाह रही है मेरे ख्याल से। इस वाक्य को मैं पूरा कर रहा हूं। इसलिए प्रत्येक नागरिक को संविधान प्रदत्त जो समानता का अधिकार है वो कैसे पूरा होगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे लिए। धन्यवाद।